जय हिंद दोस्तों, विज्ञान क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूँ फिजिक्स फैकल्टी आदित्य पंडित। हम पढ़ रहे थे फिजिक्स। कक्षा 12 का पहला चैप्टर विद्युत आवेश व क्षेत्र पढ़ रहे थे। एनसीईआरटी, आईबीएससी, केवीएस और सीबीएसई बोर्ड के पैटर्न पे आधारित है। एकदम नवीनतम सिलेबस 2020 और 21 पे 2021 और 22 पे है, क्षमा कीजिएगा। और कुछ दिनों के अंदर वीडियो नहीं आ पाई क्योंकि थोड़ा सा शारीरिक संतुलन बिगड़ गया था। तो यह हम छठा पार्ट पढ़ रहे हैं। 5 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके इनको देख सकते हैं। ये आई बटन पे भी आपको यह अवेलेबल हो जाएंगे। अब बात करते हैं आज हम पढ़ेंगे क्या। और पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था? हमने देखा था जब कूलॉम का अदिश निरूपण देखा था। हमने कूलॉम का अदिश निरूपण देखा था और साथ में उसमें एक टर्म्स यूज में आई थी जिसका नाम था एप्सिलॉन नॉट, यानी कि विद्युतशीलता। विद्युतशीलता क्या होती है वो देखते हैं आज कि जो एप्सिलॉन नॉट है वो क्या था। हमने देखा था उस वीडियो में कि जो एप्सिलॉन नॉट है वह निर्वात और वायु में उपस्थित विद्युतशीलता कहलाती है। निर्वात या वायु की विद्युतशीलता कहलाती है एप्सिलॉन नॉट। किंतु आज हम पढ़ेंगे किसी माध्यम में विद्युतशीलता हो। ऐसा तो कोई ज़रूरी है नहीं कि किन्हीं दोनों आवेशों को ओनली निर्वात या वायु में ही टेस्ट किया जाए, कोई और माध्यम भी हो सकता है। ठीक है, तो वो माध्यम में उस समय उसमें बल कितना होगा वो आज फाइंड आउट करेंगे और उन दोनों को कंपेयर करके देखेंगे। और हम कंपेयर करने पे हमें मिलेगा एक अलग से टर्म मिलेगी जिसको हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, अर्थात आपेक्षिक विद्युतशीलता। तो बिना कोई सोच विचार के स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स हेडिंग डालते हैं सबसे पहले। चलो आज नया मार्कर लाए हैं, नए मार्कर से हेडिंग डालेंगे। हेडिंग है माध्यम की विद्युतशीलता। देखो ये जो विद्युतशीलता जो टर्म है वो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि क्या होती है कि किन्हीं भी आवेशों के मध्य का वह माध्यम जो सुनिश्चित करता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। ठीक है, ये हो गया। अब माध्यम कुछ भी हो सकता है इस बार, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट है जो हमने देखा था। एप्सिलॉन नॉट वो निर्वात और वायु की विद्युतशीलता है। और इस बार हम इस माध्यम को हम किससे डिनोट करेंगे? एप्सिलॉन से, या एप्सिलॉन एम से भी डिनोट कर देते हैं। वो अपने पे डिपेंड करता है हम किसको किस प्रकार से डिनोट करते हैं। अब जेंटलमैन आगे देखते हैं कि क्या है इसका माजरा, क्या है। सब कुछ इत्मीनान से देखेंगे, तबीयत से देखेंगे। तो अब देखो कि मान लिया कि जो एफ नोट था, मान लिया ये जो कूलॉम का नियम क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। यही था जहाँ पे ये वायु की विद्युतशीलता। तो अगर मैं इसको भी एफ नोट मान लूँ, मान सकता हूँ। ठीक है, अर्थात यह वायु या निर्वात में लगने वाला बल। ठीक है, आ गया। अब अगर कोई माध्यम हो अपने पास, किसी माध्यम की उपस्थिति में लगने वाला बल, मान लिया इस बार हमने एफ एम मान लो या फिर ओनली एफ मान लो, दोनों में से कुछ भी मान लो। ठीक है, तो इस बार कोई माध्यम लेंगे तो उसकी परमिटिविटी क्या होगी अपने पास? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। यह समीकरण 1 दे दो, इस समीकरण को 2 नाम दे दिया। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है। सॉरी, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की बजाय हम एप्सिलॉन या फिर एप्सिलॉन एम लिख देंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, अब देखो आगे में समीकरण 2 का भाग देंगे तो देखो एफ नॉट अपॉन एफ एम
देन क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट ओवर इक्वेशन सेकंड करने पे हमें क्या प्राप्त होगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर अपॉन 1/4πε_m Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देखो जो कट रहा है उसको काट देते हैं, ये तो पूरा कट गया, यहाँ से यह कट गया, बच गया क्या ε0 और ε m। ठीक है, अगर मैं इसको आगे सोल्व करके लिखूँ तो मुझे प्राप्त होगा F0 अपॉन Fm। ठीक है, यह वाली इक्वेशन किस प्रकार से है, यह इस प्रकार से है, जिसका सॉल्यूशन किस प्रकार से होगा, इस प्रकार से होगा। ठीक है, इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन होगा, क्योंकि यह ऊपर चले जाएगी और यह नीचे आ जाएगी। तो ये चीज़ तो आप अच्छे से जानते होंगे। आगे देखते हैं कि हाँ इसके इक्वल क्या प्राप्त होगा मुझे, ε_m अपॉन ε0। यह समीकरण हमें प्राप्त हो गई इस समीकरण से। अब देखो इन दोनों के अनुपात को हम क्या कहते हैं, εr या कैपिटल K। चलो जी, ये बात हो गई सादा और सिंपल तरीके से कि अब देखते हैं इनमें टर्म्स क्या क्या है, कौन कौन सी है, क्या क्या किस प्रकार से काम आने वाली है। देखो यह जो है यह क्या है, यह निर्वात तथा वायु में उपस्थित जो माध्यम है उसमें जो लगने वाला फोर्स है वो F0 है। फिर हमने एक कोई माध्यम ले लिया तो माध्यम का अपने पास यह आ गया। ठीक है, निर्वात तो इन दोनों का इस प्रकार से हमने हल प्राप्त किया, जो कि हमें कुछ इस प्रकार से प्राप्त हुआ, और इन दोनों के अनुपात को हम εr, जिसे आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं, जिसे हम कैपिटल K से भी डिनोट करते हैं। अब देखो इसका इस्तेमाल किस प्रकार से कर सकते हैं कि मान लिया कि आपको पहले उसने कह दिया कि हाँ आपके पास 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, कहाँ पे, जब आप वायु में प्रयोग कर रहे हो तो, और फिर किसी माध्यम में डाल दिया तब आपके पास वह 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा है। तो बताओ कि आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या है, या फिर आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या है, और एक और पूछ ले कि उस माध्यम की विद्युतशीलता क्या है। दोनों चीज़ें पूछ ले तो आप यहाँ से आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि अपने पास क्या है F0 क्या है, क्योंकि वायु में क्या लग रहा था 10 न्यूटन, तो यहाँ से मैं 10 न्यूटन ले लिया, और माध्यम में क्या लग रहा था 5, काटा 2, तो आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या हो गई अपने पास 2। अब माध्यम की विद्युतशीलता निकाले, ये वही माध्यम की विद्युतशीलता, ये वायु की है, वायु की वैल्यू दे रखी रहती है हमें कि 8.85 गुणा 10 की घात -12। तो इसको 2 से गुना कर दूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा क्या है कंसेप्ट, कि जो अन्य शब्दों में अगर मैं इसको डेफिनेट करना चाहूँ, इसका अर्थ यह है कि जो ε_m है वह ε0 से εr गुना होता है। समझ में आया? अगर मैं इसको, इस समीकरण को अन्य शब्दों में लिखना चाहूँ, इस इतनी सी को, तो मैं इस प्रकार से लिख दूँ क्या कि ε0 अपॉन εr हो गया कि माध्यम की जो विद्युतशीलता है वो वायु की विद्युतशीलता का εr गुणा होती है, जिसे हम आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम किसी भी माध्यम की विद्युतशीलता आराम से डेफिनेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आगे समझ में? अब आगे देखते हैं, आगे हेडिंग डालेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे हम कि 1 कूलम्ब की परिभाषा क्या होती है। हाँ, अब देखते हैं 1 कूलम्ब की परिभाषा क्या कहती है। देखो सबसे पहले इसके लिए हमें कूलम्ब का नियम का जो सूत्र है वह ज्ञात होना चाहिए कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जी हमें यह अच्छे से मालूम है, ठीक है साहब। अब 1 कूलम्ब क्या कहता है कि किन्हीं दो जो आवेश है, जो 2 आवेश थे Q1 और Q2, उनकी वैल्यू 1 कूलम्ब होनी चाहिए। दोनों 1 कूलम्ब के आवेश होने चाहिए, और उन दोनों के जो बीच की जो डिस्टेंस है वह 1 मीटर होनी चाहिए। अगर 1 मीटर वह डिस्टेंस है तब वह 1 कूलम्ब में आएंगे। और फिर इन वैल्यूज़ को इसमें पुटअप करते हैं तो F इज इक्वल टू
के दोनों एक एक कूलम है, एक एक आर स्क्वायर यानी कि जो बीच की जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है, 1 का स्क्वायर। तो अभी यहाँ से यदि मैं सॉल्व करूँ तो यहाँ पे के मिल जाएगा हमें, जिससे जो के है इसकी वैल्यू क्या होती है, के की वैल्यू होती है 9 गुणा 10 की घात 9। चूँकि यहाँ पे फोर्स निकाले हैं तो यहाँ पे न्यूटन आ जाएगा। अब इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ यह हुआ कि अगर दोनों चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो वह एक दूसरे को इतने बल के साथ प्रतिकर्षित करेंगे, और अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो वह इतने बल के साथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यही एक कूलम की परिभाषा है। ठीक है, अब यहाँ से वह कह देगी 4 कूलम की परिभाषा निकालिए, तो आप इनके वैल्यूज़ को 4 4 यहाँ पे रख के देगी, 4 चौक 16 हो जाएगा। तो इसको यहाँ से इसको 16 से गुना कर देंगे। तो एक कूलम की परिभाषा समझ में आई कि एक कूलम की परिभाषा के अंतर्गत दोनों आवेशों के मध्य की दूरी 1 मीटर तथा दोनों आवेशों का परिमाण 1 कूलम होने पर जो लगने वाला जो आकर्षण व प्रतिकर्षण बल है वह 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन होता है। ठीक है साहब, आगे समझ में ये एक कूलम की परिभाषा हो गई। अब आगे पढ़ेंगे हम कि कूलम का सदिश निरूपण किस प्रकार से करते हैं। हाँ तो दोस्तों, 2 निरूपण होते हैं, एक होता है आपका सदिश, एक होता है आपका अदिश। तो जो अदिश हमने देख लिया था कि उसकी वैल्यू क्या होती है। अब सदिश देखेंगे। देखो सदिश के अंदर जैसा इसके नाम से मालूम चल रहा है कि सदिश मीन्स स प्लस दिश यानी दिशा के साथ जिसका परिमाण बताया जाता है वह सदिश निरूपण के अंतर्गत आता है। तो यह सबसे ज़्यादा सटीक होता है। क्यों? क्योंकि इसमें परिमाण के साथ साथ हमें दिशा का भी ज्ञान दिशा का ज्ञान भी हो जाता है। तो यह अदिश की तुलना में ज़्यादा सटीक है। आइए चलते हैं इसको किस प्रकार से डेरिवेट करते हैं, किस प्रकार से इसका फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं। तो मान लेते हैं कि सबसे पहले अपने पास कोई 2 चार्ज पार्टिकल है। ठीक है साहब, ये Q1 है, यह Q2 है, कोई 2 चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है R। ओके, मान लिया कि दोनों पॉजिटिव है, तो यह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, बिल्कुल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो कोई F फोर्स लग रहा है इन पे, जो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, दोनों का परिमाण समान होगा। अब देखो, यह Q1 इस Q2 पे फोर्स लगाएगा, यह Q1 इस Q2 पे फोर्स लगाएगा, और यह Q2 इस Q1 पे फोर्स लगाएगा। तो यहाँ से क्या कंसेप्ट निकल के आ रहा है कि Q1 पे जो फोर्स लग रहा है किसकी वजह से लग रहा है, Q2 की वजह से। तो यहाँ पे F12 इस दिशा में हो जाएगा। और सेम इसी प्रकार से Q2 पे फोर्स लग रहा है Q1 की वजह से। ठीक है, चूँकि दोनों वेक्टर क्वांटिटी सदिश है तो हम यहाँ पे सदिश का इस्तेमाल करते रहेंगे समय समय पे। अब देखो आगे इनके बीच की जो डिस्टेंस है, अब देखो यहाँ से यहाँ तक जा रही। देखो मान लिया कि यह इस दिशा में प्रतिकर्षित हो रहा है, तो यानी कि उसका विस्थापन सदिश भी इसी दिशा में होगा। तो ये इसका विस्थापन सदिश किस दिशा में होगा, R21। ठीक है, ये लो। और इसका विस्थापन सदिश, क्योंकि यह इस दिशा में विस्थापित होगा, तो इसका विस्थापन सदिश इस दिशा में हो जाएगा R12। ठीक है, तो शायद मैंने कहीं थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया यहाँ पे। हाँ, इसका विस्थापन सदिश इस प्रकार से होगा, क्योंकि 1 से 2 की तरफ भी विस्थापित हो रहा है, और यह 2 से 1 की ओर विस्थापित हो रहा है। ये लो, आगे समझ में। अरे भाई, 2 आगे से अपने पास यह F2 पे लग रहा है, जो बल है वो Q2 पे लग रहा है Q1 की वजह से, यहाँ पे भी Q1 पे लग रहा है Q2 की वजह से। जो विस्थापन सदिश है, क्योंकि यह जो है ना, यह इस दिशा में प्रतिकर्षित हो रहा है ना, तो यह इस दिशा में 1 से 2 की ओर प्रतिकर्षित हो रहा है, तो 1 से 2 की ओर हो गया। यह 2 से 1 की ओर प्रतिकर्षित हो रहा है। भाई यहाँ पे 2 था, मान लिया,
तो यह इस दिशा में प्रतिकर्षित होगा, यानी एक की दिशा में प्रतिकर्षित हो, यानी विस्थापित होगा है, तो यह इस प्रकार से इसका विस्थापन सदिश आ जाएगा। अब बात करते हैं कि जो इनका जो बल लगेगा। अब देखो जो बल F इज इक्वल टू हम जानते हैं कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यह इसका अदिश निरूपण है। अब अगर इसमें एक दिशा का और जोड़ दे, दिशा को भी जोड़ दे, तो अब वह अपने पास सदिश निरूपण आ जाएगा। अब इसको दिशा में किस प्रकार से जोड़ेंगे, देखो कि एक शब्द पढ़ा होगा आपने एकांक सदिश। एकांक सदिश ये रहा कि मान लिया कि अपने पास ये आर है, ठीक है। इस आर का यदि मैं सदिश निरूपण करना चाहूँ तो वह इस प्रकार से होगा कि आर का मैग्नीट्यूड आर कैप। क्यों? क्योंकि यह तो परिमाण हो गया और इसके साथ यह दिशा भी इंक्लूड कर दी हमने, परिमाण के साथ साथ दिशा भी इंक्लूड हो गई, तो यह अपने पास इसका सदिश निरूपण हो गया। सेम इसी प्रकार से अपने पास परिमाण ये रहा, इसके अंदर अगर दिशा भी इंक्लूड कर दे तो अपने पास इसका सदिश निरूपण आ जाएगा। तो बात करते हैं कि पहले निकालेंगे F12 पे, F12 पे क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ पे इस प्रकार से लिखेंगे इसको, तो K Q1 Q2 अपॉन, यहाँ पे जो लफड़ा पड़ेगा वही चीज़ समझनी है। देखो F12 है, F12 जो 1 था इस दिशा में विस्थापित हो गया था, ठीक है। तो R21 वेक्टर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दिशा बतानी है हमें, तो दिशा हम इस प्रकार से बताएंगे कि इसको आर कैप क्या 21 से लिख देंगे। देखो यहाँ पे स्क्वायर तो आएगा इसका, यह चीज़ आ गई। अब यहाँ से यदि मैं इस आर कैप की वैल्यू निकाल लूँ, यहाँ से यदि आर कैप की वैल्यू में निकालूँ तो आर कैप आर वेक्टर अपॉन आर का मैग्नीट्यूड, तो यह जो वैल्यू है यदि इसकी R21 निकालो तो सेम यही है, इसी प्रकार से आ जाएगी। ये देखो R21 ये लो आ गई। तो इस कैप की वैल्यू को मैं यहाँ पे रख दूँ, F12 K Q1 Q2 अपॉन R21 का होल स्क्वायर डॉट R वेक्टर 21 अपॉन R21 का मैग्नीट्यूड, यह है। अब इस समीकरण को आगे हम किस प्रकार से लिखेंगे, यह इससे गुना हो जाएगा, तो गुना हो जाने पे यहाँ पे हम निकाल लें F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2, इसको मैं मिटा देता हूँ, K Q1 Q2 अपॉन R21 का मैग्नीट्यूड का यहाँ पे क्यूब आ जाएगा और R वेक्टर 21 यह आ गया। अब यह जो चीज़ आई है सेम इतना का इतना मैग्नीट्यूड इधर की ओर लग रहा है, मैग्नीट्यूड सेम है, दिशा इसकी चेंज हो गई है। तो इस प्रकार F, क्योंकि हमने पढ़ा था कि समान परिमाण में प्रतिकर्षित व आकर्षित होते हैं, तो F21 मैं इतनी चीज़ नहीं लिख रहा हूँ, इतनी चीज़ सेम इसी में इतनी कितनी चीज़ इसमें आएगी। तो K Q1 Q2 अपॉन R21 सॉरी R12 और R12 ये लो आ गई समझ में क्या, ये इसका अदिश निरूपण था, ठीक है। अदिश निरूपण होने के पश्चात क्या किया कि हमने पहले इसका निकालना चाहा तो हमें आर कैप लगाना पड़ता है क्योंकि दिशा की भी आवश्यकता होती है, दिशा इसकी इस तरफ थी। अब इसकी वैल्यू एकांक सदिश को हम अभी देखा था कि किस प्रकार से निकाला, तो वह चीज़ उसका सूत्र यहाँ पे पुटअप कर दिया, फिर यह दोनों को गुणा कर दिया, अपन को यहाँ पे क्यू प्राप्त हो गया और इसको सेम एज इट इज़ ऐसा का ऐसा ही रख दिया और सेम ऐसा का इतना फोर्स इधर लगेगा जो कि सेम मैग्नीट्यूड का होगा। अब आगे बात करते हैं क्या,
इसके आगे देखते हैं क्या होता है कि जो F21 है, F21 इसका जो मैग्नीट्यूड है वह F12 के इक्वल है कि नहीं। लेकिन यह इस दिशा में, यह इस दिशा में, विपरीत दिशा में है, तो यह विपरीत दिशा का चिन्ह लग गया। तो यहाँ से हमें एक चीज़ निकल के आई कि कूलॉम का सदिश निरूपण न्यूटन की गति के तृतीय नियम की पालना करता है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है। चलो जी, अब बात करते हैं कि इनका जो विस्थापन सदिश है वह भी, चूंकि अगर बल अलग अलग दिशाओं में लग रहा है तो विस्थापन भी अलग अलग दिशाओं में होंगे, विपरीत दिशाओं में होंगे। तो R21 इसका मैग्नीट्यूड R12 के मैग्नीट्यूड से अलग दिशा में होगा, क्योंकि यह इस दिशा में विस्थापित हो रहा है, यह इस दिशा में विस्थापित हो रहा है। तो यहाँ पे भी हमें विस्थापन प्राप्त हो गया। ये दो चीज़ें यहाँ से निकल के आती है। तो कुल मिलाकर इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि कूलॉम का सदिश निरूपण अदिश निरूपण की तुलना में अत्यधिक सटीक होता है, क्योंकि इसमें दिशा भी हमें ज्ञात हो जाती है और परिमाण भी साथ में ज्ञात होता है, और यह न्यूटन की गति के तृतीय नियम की पालना भी करता है। यह आपका होता है कूलॉम का सदिश निरूपण। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे बहुआवेशों के निकाय का जो अध्यारोपण का सिद्धांत है वो क्या कहता है। तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर करते रहो, लाइक करते रहो और नोट्स ज़रूर बना रहे होंगे, यह मुझे आपसे उम्मीद है। तब तक के लिए जय हिंद।